اس نے हल्के फ्रेम की ऐनक लगा रखी थी। जब मैंने इसका चेहरा देखा तो मेरी नज़र खुद ब खुद इसके हाथ की तरफ गई। मुझे यकीन था कि इसके हाथ में एक ब्रीफकेस होगा जिसे ये मर्द शरीफ खोलेगा और मुझे कोई चीज़ फरोख्त करने की कोशिश करेगा, लेकिन मेरी तवक्को के खिलाफ इसके हाथ में ब्रीफकेस के बजाय बड़े दहाने का एक रिवाल्वर चमक रहा था। रिवाल्वर पकड़ने का अंदाज साफ बता रहा था कि ये शरीफ आदमी इस किस्म के हथियार इस्तेमाल करने का वसी तजुर्बा रखता है। इसने बड़ी शाइस्तगी से इस इत्मीनान के साथ यहाँ आने का मकसद बयान किया, लेकिन मैं इसका बयान सुनने के बावजूद पुरसुकून रहा। खुद मुझे भी अपने सुकून पर ताज्जुब हुआ। तो गोया तुम मुझे कत्ल करने आए हो। ठीक है, मगर ये तो बता दो कि मुझे हलाक करने पर तुम्हें किसने मामूर किया है? मरने से पहले मुझे कम अज कम ये जानने का हक तो पहुंचता है। मैंने कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको सिर्फ जाती दुश्मनी की बना पर हलाक करना चाहता हूँ? उसने भी बड़े सुकून से कहा, मुझे किसी भी शख्स को अपना दुश्मन तस्वुर करने का पैदाइशी हक हासिल है। जब वो आया था, इस वक्त मैं लाइब्रेरी में बैठा था और अपने लिए एक गिलास में विस्की अडेल रहा था। आहट हुई थी तो मैंने पलटकर उसे देखा था। मैंने तहम्मुल से कहा, मैं अपने दोस्तों और दुश्मनों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। तुम मेरे लिए कतन एक अजनबी हो। क्या तुम्हारी खिदमत मेरी बीवी ने हासिल की हैं? वो मुस्कुराया, दुरुस्त है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बीवी के पास आपको मरवाने के लिए कोई बहुत माकूल वजह मौजूद है। हाँ, मैंने जवाब दिया, मैं एक दौलतमंद आदमी हूँ। मालूम होता है कि वो मेरी सारी दौलत पर अकेली काबिज होना चाहती है। वो चंद लम्हों तक दिलचस्प अंदाज में मुझे देखता रहा। आपकी उम्र क्या होगी? 50 साल। और आपकी बीवी किस उम्र की खातून है? 24 साल की, मैंने जवाब दिया। तो फिर अगर वो आपसे पीछा छुड़ाना चाहती हैं तो आपको कोई तज्जुब नहीं होना चाहिए। उसने कहा, अगर आप उनसे वफादारी की उम्मीद रखते हैं तो मुआफ कीजिएगा, आप दुनिया के सबसे बड़े अहमक हैं। मैंने विस्की की चुस्की ली। मुझे इससे वफादारी की तवक्को तो नहीं थी। अलबत्ता शादी करते वक्त ये तवक्को जरूर थी कि वो साल 2 साल बाद तलाक का मुतालबा करेगी और मुझे तलाक के साथ अपनी कुछ जायदाद भी उसे देनी पड़ेगी। इसका हुस्न शबाब देखते हुए मुझे ये सौदा महंगा नजर नहीं आया था, लेकिन अब नौबत जान की बाजी तक पहुंच गई है और जान की कीमत अदा करना बड़ा महंगा सौदा है। आपकी बीवी खूबसूरत होने के अलावा लालची भी है मिस्टर फिलिप। मुझे हैरत है कि आप जैसा तजुर्बाकार आदमी उनकी ये खूबी नहीं भांप सका। मैंने इसका रिवाल्वर देखा। मुझे उम्मीद है कि तुमने पहले भी माकूल मुआवजे पर दूसरों के लिए ये खिदमत अंजाम दी होगी। जी हाँ, उसने इंकिसारी से जवाब दिया, तुम्हें अपने इस अमल से लुत्फ भी हासिल होता होगा। इसने इस बात में सर हिलाया। जी हाँ, आप उसे भयानक मुसर्रत का नाम दे सकते हैं। मिस्टर फिलिप, मुझे इतराफ है कि दूसरों को कत्ल करते वक्त मुझे वाकई बहुत मुसर्रत हासिल होती है। और मैं चंद लम्हों तक इसे गौर से देखता रहा। तुम्हें यहाँ आए हुए 2 मिनट से ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन मैं अब तक जिंदा हूँ। मैं अपना काम इत्मीनान से अंजाम देने का आदी हूँ और फिर मुझे कोई जल्दी भी नहीं है। आज मैंने एक काम करना है। तो गोया तुम्हें अपने शिकार को तड़पा हुआ देख के कोई मुसर्रत नहीं होती, बल्कि तुम उसे दहशत ज़दा करके लुत्फानंदोज होते हो, ठीक है ना? आप बहुत गहरे आदमी हैं मिस्टर फिलिप। उसने मुझे तारीफी निगाह से देखा। इसका मतलब यह है कि जब तक तुम लुत्फानंदोज होते रहोगे मैं जिंदा रहूंगा। हाँ, लेकिन एक हद तक। मैं सारी रात तो यहाँ बैठ नहीं सकता और फिर मुझे एक बात का और ख्याल रखना है। जाहिर है, विस्की के एक गिलास के बारे में क्या ख्याल है मिस्टर? आप मुझे पाल के नाम से पुकार सकते हैं। सादा सा नाम है, भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपकी दावत शुक्रिया के साथ कबूल करता हूं, लेकिन मेहरबानी फरमा कर आप विस्की बोतल से गिलास में मेरे सामने औंधे लें। मैं शराब के साथ बेहोशी की दवा या जहर पीने की अयाशी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुमने ये तो सोचा होता कि मुझे तुम्हारी आमद की पहले इत्तला नहीं थी। मैं ऐसी सूरत में अपनी जेब में जहर की पुड़िया तैयार रखने से तो रहा। दुरुस्त है, अच्छा नुक्ता है, लेकिन मैं ख्वाह मखुआ कोई खतरा मोल लेने का कायल नहीं हूँ। मैंने मेज पर रखी हुई बोतल से एक और गिलास में विस्की अनडी ली। वो मेरे हाथों पर बराबर नजरें जमाए रहा। मैंने इसका गिलास मेज के कोने में रख दिया। वो एक कुर्सी घसीट कर गिलास के करीब बैठ गया। इसके रिवाल्वर की नाल अब भी मेरी तरफ थी। वो पूरी तरह चूकना था। मैंने पूछा,
उस वक्त मेरी बीवी कहाँ होगी? जाहिर है उसने जाए वारदात से अपनी गैर मौजूदगी साबित करने का कोई बहुत उम्दा इंतजाम किया होगा। उस वक्त वो एक तकरीब में शरीक हैं, इसलिए 1 दर्जन से ज्यादा गवाह कसमें खा के ये बयान देंगे कि वो आपके कत्ल के वक्त उनके सामने मौजूद थी और सामने ही मौजूद रही। जाहिर है और मेरा कातिल एक चोर होगा जिसने मेरी गैर मुतवक्के मदाखलत से घबरा के मुझे गोली मार दी। वही घुसी पिटी कहानी। उसने एक बड़ा सा घूंट लेकर ग्लास मेज पर रख दिया। हाँ, कहानी तो वाकई घुसी पिटी है, लेकिन असर अब भी रखती है। कम से कम पुलिस को इस पर यकीन आ जाता है। आपको गोली मारने के बाद मैं ये ग्लास पानी से अच्छी तरह धोकर दोबारा शराब की अलमारी में रख दूंगा और जब वापस जाऊंगा तो दरवाजे का हैंडल भी रुमाल से साफ कर दूंगा, क्योंकि अंदर आते वक्त मैंने इसे पकड़ा था। इस पर मेरी उंगलियों के निशानात आ गए होंगे। मैं हर काम निहायत सलीके और एहतियात से करता हूँ। और तुम खालबन यहाँ से चंद चीजें भी अपने साथ ले जाओगे ताकि चोरी की कहानी में जान पड़ जाए। जी नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मिस्टर फिलिप। पुलिस ये समझेगी कि चोर मिस्टर फिलिप को गोली मारते ही दहशत ज़दा हो गया और घबराहट में सब कुछ छोड़ के खाली हाथ फरार हो गया। वो तस्वीर जो दीवार पर आवेजा है, मैंने नजरों से इसकी पुष्ट पर इशारा करते हुए कहा, वो $30,000 की मालियत रखती है। उसने एक साने के लिए सर मोड़कर तस्वीर देखी। मैं अपने पास कोई ऐसी चीज रखना नहीं चाहता मिस्टर फिलिप जो मेरा आपसे कोई ताल्लुक साबित कर सके। मैं फन का कदरदान हूँ, लेकिन इस कदर भी नहीं कि उसकी खातिर फांसी का खतरा मोल लूं। वो धीरे से मुस्कुराया। आप शायद ये कीमती तस्वीर अपनी जिंदगी के एवज मुझे देना चाहते हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही ख्याल था। उसने इनकार में सर हिलाया। मुझे अफसोस है मिस्टर फिलिप, जब मैं किसी के लिए मुआवजे पर कोई काम कबूल कर लेता हूँ तो मुखालिफ फर्द मुझे किसी कीमत पर नहीं खरीद सकता। ये मेरा कारोबारी उसूल है। मैंने अपना ग्लास मेज पर रख दिया। तुम्हें खालबा, ये इंतजार है कि मैं दहशत ज़दा होकर तुमसे गुड़गड़ा के जिंदगी की भीख मांगूं। हाँ, और मुझे मालूम है कि आपका ये सुकून महज कुछ देर की बात है, फिर तुम मुझे कत्ल कर दोगे। जाहिर है मिस्टर फिलिप, वैसे खौफ महसूस करने के बावजूद उसे जाहिर न करना भी बड़ा मुश्किल काम है। शायद तुम अपने हर शिकार से गिड़गिड़ा के रहम की भीख मांगने की तवक्को रखते हो। हाँ, और मुझे इसमें कभी मायूसी नहीं हुई। अलबत्ता हर शख्स का अंदाज मखसूस और मुनफरिद होता है। उसने जवाब दिया, तुमने कभी रहम खाकर किसी को जिंदा नहीं छोड़ा होगा। हाँ, अब तक तो ऐसा नहीं हुआ। वो बड़े दिलावेज अंदाज में मुस्कुराया। मरने वालों ने तुम्हें मालो जर की पेशकश भी की होगी। मैंने पूछा। हाँ, एक सरू बेशतर, फिर भी इन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा होगा। जी हाँ, आपका ख्याल दुरुस्त है। अभी मैंने जो तस्वीर दिखाई है, इसके पीछे एक तजूरी पोशीदा है। उसने लम्हे भर के लिए सर मोड़कर दोबारा तस्वीर देखी। अच्छा, फिर इस तजूरी में उस वक्त $5,000 मौजूद हैं? मैंने कहा। ये तो खासी बड़ी रकम है मिस्टर फिलिप। इसकी आंखों में लालच सी चमकी। मैंने मेज से अपना ग्लास उठाया। इसमें अभी कुछ शराब बाकी थी। फिर मैं तस्वीर के करीब गया। मैंने तजूरी खोली, अंदर से एक लंबा लिफाफा निकाला और बची हुई शराब का एक घूंट लेकर खाली ग्लास तजूरी में रख के फिरती से उसका दरवाजा बंद कर दिया। तजूरी दरवाजा बंद होने पर खुद ब खुद मुकफ्फल हो जाती थी। इसकी नजरें लिफाफे पर जमी हुई थी। ये लिफाफा जरा यहाँ लाइए मिस्टर फिलिप। मैंने लिफाफा मेज पर उसकी तरफ उछाल दिया। वो चंद लम्हों तक उसे घोरता रहा। क्या आपको यकीन है मिस्टर फिलिप कि आप $5,000 की एवज अपनी जिंदगी खरीदने में कामयाब हो जाएंगे? मैंने एक सिगरेट सलगाई। नहीं, मुझे यकीन है कि तुम्हें किसी कीमत पर बददयानती के लिए आमादा नहीं किया जा सकता। इसकी भनी सुकड़ गई। वो कुछ सोचने लगा। इसके बावजूद आपने तजूरी से रकम का लिफाफा निकाला। आखिर क्यों? मैंने हाथ बढ़ाकर लिफाफा उठाया और उसे मेज पर उलट दिया। कुछ बोसीदा कागजात निकलकर मेज पर बिखर गए। देख लो, इसमें एक भी करेंसी नोट नहीं है। ये सब पुराने बिल हैं जो तुम्हारे लिए बेकार हैं। वो कुछ झंझला सा गया। फिर इस हरकत का मकसद, मुझे इस बहाने तजूरी खोलकर इसमें तुम्हारा ग्लास रखना था। इस पर तुम्हारी उंगलियों के निशानात मौजूद है। इसने जल्दी से अपने सामने रखे हुए ग्लास की तरफ देखा। वो आप का ग्लास था। मेरा तो ये रखा है। मैं मुस्कुराया। वो तुम्हारा ग्लास था मिस्टर। मुझे यकीन है कि जब पुलिस तजूरी में एक खाली ग्लास देखेगी तो ये जरूर सोचेगी कि आखिर ये तजूरी में क्यों है। और चूंकि ये कत्ल की वारदात होगी, इसलिए वो ग्लास पर जरूर तवज्जो देगी। इस ग्लास पर तुम्हारी उंगलियों के निशानात आसानी से मिल जाएंगे। इसकी पुतलियां सुकड़ गईं। आप बक रहे हैं। मैंने आपको एक लम्हे के लिए भी नजरों से ओझल नहीं होने दिया। आप ग्लास तब्दील कर ही नहीं सकते।
क्या वाकई? मुझे याद पड़ता है कि तुमने कम से कम 2 बार सर मोड़कर इस तस्वीर की तरफ देखा था, जिसकी कीमत मैंने तमी $1000 बताई थी। उसने भी इख्तियार सर मोड़कर एक बार फिर तस्वीर देखा, फिर कहा, लेकिन वो 1 या 2 सेकंड से ज्यादा का वक्फा नहीं था। मैं वक्त का सही तयन तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे लिए वो वक्फा काफी था। मैंने तुम्हारा ग्लास अपने सामने रख लिया था और तुम्हारे सामने अपना ग्लास रख दिया। इसकी पेशानी पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें उभर आईं। मैं कहता हूँ, ये नामुमकिन है। होगा, मगर मुझे यकीन है कि जब पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करेगी तो तुम्हें बड़ा ताज्जुब होगा। फिर कुछ अरसे बाद तुम्हें मौत की कुर्सी पर बैठ के मौत को खुशामदीद कहने का मौका मिलेगा। मुझे असल खुशी इस बात की है कि तुम्हें अपनी मौत का हफ्तों या शायद महीनों इंतजार करना पड़ेगा। हर नया दिन तुम्हें यकीनी मौत से करीब तर करता चला जाएगा। तुमने अब तक कितने आदमियों को मौत के घाट उतारा होगा। अपने इस खेल से तुम हर बार कितनी देर लुत्फानंदोज हो सकते होगे? ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे। लेकिन मौत के कमरे में तुम्हें अपनी मौत का कितने हफ्ते, कितने हजार घंटे इंतजार करना पड़ेगा। मुझे अपने मरने का कोई गम नहीं है, अफसोस इस बात का है कि मैं उस वक्त तुम्हें नहीं देख सकूंगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे रिवाल्वर की लबलबी पर इसकी उंगली का दबाव बढ़ गया। खामोशी से मुझे घूर रहा था। मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारे आखिरी लम्हात कैसे होंगे। मैंने सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, मुझे यकीन है पाल कि तुम्हें भी दूसरों की तरह ये गलत फहमी होगी कि जब मरने का वक्त आएगा तो तुम बेहद परसुकून अंदाज में इसका इस्तकबाल करोगे। मगर मेरा ख्याल है कि जब जेल के मुहाफिज तुम्हें घसीटते हुए, तजूरी खोलो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। उसकी आवाज शदीद गुस्से से कांप रही थी। मैं बहुत जोर से हंसा। वाह मिस्टर, खूब लतीफा सुनाया। जब तक तजूरी बंद है तुम मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकते। हाँ, ये हम दोनों को मालूम है कि अगर मैंने तजूरी खोल दी तो तुम यकीनन मुझे गोली मार दोगे। गहरा सुकूत तारी हो गया। तकरीबन आधे मिनट बाद उसने कहा, आप इस ग्लास का क्या करेंगे? अगर तुम मुझे कोई गजीम पहुंचाए बगैर यहाँ से वापस चले गए, जिसका अब मुझे पूरा यकीन है, तो मैं ये ग्लास एक सुराग रसा इदारे के पास ले जाऊंगा, ताकि ग्लास से तुम्हारी उंगलियों के निशानात उतार के महफूज कर लिए जाएं। फिर मैं तुम्हारी उंगलियों के निशानात आज की मुकम्मल रुदात के साथ एक लिफाफे में बंद करके उनके हवाले कर दूंगा और इन्हें हिदायत कर दूंगा कि अगर मेरी मौत गैर फितरी तौर पर वाक़ई हो, चाहे वो किसी हादसे के नतीजे में वाक़ई हो, तो वो लोग मेरा लिफाफा उसी तरह पुलिस के हवाले कर दें। वो चंद लम्हों तक मुझे घूरता रहा। इसकी जरूरत पेश नहीं आएगी। उसने एक गहरी सांस ली। मैं आज यहाँ से जाने के बाद दोबारा कभी लज तुम्हें शक्ल नहीं दिखाऊंगा। मैंने नफी में सर हिलाया। तुम्हारी इस यकीन दहानी के बावजूद मैं अपने मंसूबे ही को तरजीह दूंगा, क्योंकि इस तरह मुझे मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल हो जाएगा। वो किसी सोच में डूब गया। आप पुलिस से अभी राब्ता क्यों कायम नहीं कर लेते? उसकी भी चंद वजूह हैं, मैंने जवाब दिया। उसने अपने रिवाल्वर की तरफ देखा, फिर उसे कोट की अंदरूनी जेब में रख लिया। आपकी बीवी आपके कत्ल के लिए किसी दूसरे की खिदमत भी तो हासिल कर सकती है। हाँ, तुम्हारी आज की कारकर्दगी से मायूस होकर वो जरूर कोई नया आदमी तलाश करेगी। फिर भी सुराग रसा इदारा आपका लिफाफा फौरन पुलिस के हवाले कर देगा और पुलिस आपके कत्ल के इल्जाम में मुझे गिरफ्तार करेगी और अदालत मुझे मौत की सजा सुना देगी। जाहिर है, बशर्ती का। मैंने अपना जुमला नामुकम्मल छोड़ दिया। पाल खामोशी से जुमला मुकम्मल होने का इंतजार कर रहा था। मैंने कहा, तुम अब भी बच सकते हो पाल, बशर्ती का मेरी बीवी किसी नए आदमी की खिदमत हासिल करने के काबिल न रहे। मैं मुस्कुराया। क्या मेरी बीवी ने तुम्हें ये बताया था कि वो उस वक्त कहाँ होगी? वो चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, जी हाँ, इन्होंने सिर्फ ये बताया था कि वो किसी मिसेस हडसन के घर में होंगी और वहाँ से 11 बजे रात को वापसी के लिए उठेंगी। इन्होंने कहा था कि मुझे अपना काम 11 बजे से पहले पहले अंजाम देना होगा। 11 बजे बहुत तारीकी छा जाती है। वैसे भी आज की रात बहुत तारीख है। क्या तुम्हें मिसेस हडसन का मकान मालूम है? उसने मुझे देखा। नहीं। मैंने इसे मिसेस हडसन का पूरा पता तफसील से बताया, ताकि वो आसानी से मकान तलाश कर ले। फिर मैंने कहा, अभी 11 बजने में खासा वक्त है, तुम बड़े इत्मीनान से वहां पहुंच सकते हो। अच्छी तरह सोच लो, अपने मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। वो आहिस्ता आहिस्ता कोट के बटन बंद करने लगा। 11 बजे आप कहाँ होंगे मिस्टर फिलिप? मैं अपने क्लब में 5-6 दोस्तों के साथ ताश खेल रहा हूँ। वक्त आने पर वो दोस्त पुलिस को हल्फिया बयान देंगे कि मैं 11 बजे उनके साथ था और एक लम्हे के लिए भी उनकी नजरों से ओझल नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि तुम ये काम 11 बजे ही कर लोगे।
वो चंद लम्हों तक मुझे घूरता रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। आपको किसी जमाने में अपनी बीवी से मोहब्बत तो होगी। मैंने मेज पर रखा हुआ एक कीमती मुजस्समा उठा के कहा, जब मैंने इसे खरीदा था तो मुझे ये बहुत पसंद था और मैं अक्सर इस पर हाथ फेराते हुए देर तक इसे तारीफी नजरों से देखता रहता था, लेकिन अब मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं रही है। मैं सोच रहा हूँ कि उसे गोदाम में डाल दूं और इसकी जगह एक नया मुजस्समा खरीद लाऊं। पाल के रुखसत होते ही मैंने मेज पर रखा हुआ ग्लास उठाया और सीधा एक सुराग रसा इदारे के दफ्तर पहुंचा। ग्लास उनके हवाले करते हुए इन्हें पाल की उंगलियों के निशानात हासिल करने की हिदायत की और अपने क्लब चला गया। वहां पहुंचकर मैंने घड़ी देखी, 11:15 बज रहे थे। मैंने पाल के सामने तजूरी में जो ग्लास रखा था वो वही मौजूद था, क्योंकि इस पर मेरी उंगलियों के निशानात थे।